हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और दोस्तों, बजट 2024 में जो सेकंड बजट आया था उसमें कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में काफी चेंजेस आए थे। उसके बाद में री इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी काफी क्वेरीज थी, जो कंफ्यूजन था कहीं पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उससे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो रूल्स में क्या चेंज हुए हैं और आज की डेट में क्या क्लैरिटी है अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसके ऊपर इनकम टैक्स जो लगना है उसके बारे में, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और किस तरीके से हम टैक्स को बचा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है और चेंजेस क्या आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्लॉट है, घर है, फ्लैट है, उसको कैपिटल असेट माना जाता है और उसको बेचने पे जो हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्स को दो कैटेगरीज दी गई है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले बेच देते हो, फॉर एग्जाम्पल खरीदने की डेट से 2 साल होल्ड करने से पहले, 2 साल कंप्लीट होने से पहले अगर आप बेचते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और 2 साल से ज्यादा अगर आपने रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन दोस्तों क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फ्लैट है, वो 10 लाख रुपए में खरीदा था और उसको मैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 18 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। तो 18 लाख रुपए में से मैं 10 लाख रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरा जो 8 लाख रुपए होगा, इसके ऊपर मुझे स्लैब रेट से टैक्स देना है। ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी पे लगता है। इसके अगेंस्ट में इस टैक्स को बचाने के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए दोस्तों कोई प्रोविजन नहीं है, इस पे आपको टैक्स देना ही पड़ता है। मतलब अगर आप चाहें कि नई प्रॉपर्टी ले लें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए तो वो प्रोविजन यहाँ अप्लीकेबल नहीं होते। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 साल होल्ड करके फिर बेचा है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आपने इसको 2 साल बाद बेचा होता तो 18 लाख रुपए में से हम 10 लाख रुपए माइनस करते तो आपका जो 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स है, 8 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। अब दोस्तों, इसी कैलकुलेशन में बजट 2024 में चेंजेस आए थे। बजट 2024 में कहा गया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसकी कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हो और जिसमें आपको फायदा हो आप वो तरीका अपना सकते हो। इसको हम विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन दो भागों में बांटते हैं। तो विदाउट इंडेक्सेशन की मैं बात करूं तो वो तो सिंपल सा तरीका है। उसमें क्या होता है कि 18 लाख रुपए में हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है, 10 लाख रुपए में हमने खरीदी थी, 18 लाख में से 10 लाख गए तो कितने बचे लोग दोस्तों? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए पे सिंपली 12.5% टैक्स आपको देना है गवर्नमेंट को। तो ये तो हो गया विदाउट इंडेक्सेशन का प्रोविजन। तो विदाउट इंडेक्सेशन के केस में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट 20% से घटा के 12.5% कर दी है। अगर आप इंडेक्स का बेनिफिट नहीं लेते हो तो उस केस में सिंपली 12.5% टैक्स गवर्नमेंट को दे सकते हो। दूसरी कैलकुलेशन क्या थी? दूसरी कैलकुलेशन में दोस्तों क्या होता है, इंडेक्स का बेनिफिट आपको मिलता है। इंडेक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख का फ्लैट जो मैंने खरीदा था वो हो सकता है 2010 में खरीदा हो, तो गवर्नमेंट आपको इस कॉस्ट को बढ़ाने के लिए एक सीआईआई रिलीज करती है। तो 2010 का जो इंडेक्स होगा उसके हिसाब से हम हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद में हम कैपिटल गेन की गणना करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो 10 लाख रुपए का जो मेरा कॉस्ट है, इसको मैंने कैपिटल गेन की जो सीआईआई है उससे बढ़ाया तो मेरी 15 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई। ये सीआईआई इंडेक्स हर साल का दिया जाता है। अब उसकी कैलकुलेशन जब मैंने करी उसके बाद में उससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती। तो मेरी कॉस्ट बढ़ के आज की डेट में फॉर एग्जांपल 15 लाख हो गई। तो अब मेरी कैलकुलेशन कैसे होगी टैक्स की? 18 लाख माइनस 15 लाख इक्वल्स टू 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए में मुझे 12.5 नहीं 20% टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दे दिए, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं लोगे तो 12.5% टैक्स दे दो, इंडेक्स का बेनिफिट लोगे तो 20% टैक्स दे दो। तो पहले एग्जाम्पल पे 8 लाख रुपए पे 12.5% का टैक्स देना था। दूसरे एग्जाम्पल में 3 लाख रुपए पे, क्योंकि मेरी 18 माइनस 15 की प्रॉफिट हुई, 3 लाख रुपए पे 20% टैक्स देना है। अब गवर्नमेंट बोलती है आपको दोनों ऑप्शन में आप कैलकुलेशन करके देख लो, दोनों ऑप्शन में जिसमें आपको फायदा लग रहा है, जिस ऑप्शन में आपको टैक्स ज्यादा बच रहा है वो आप चूज करके उस हिसाब से टैक्स दे दो।
लेकिन ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद बेची है। उससे पहले पुराने प्रोविजन ही एप्लीकेबल थे जिसके अंदर आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता था। केवल 20% की रेट से आपको टैक्स देना होता था। 12.5% का बेनिफिट 23 जुलाई से पहले की प्रॉपर्टीज पे अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब इसकी बात करते हैं कि सर इस टैक्स को बचा कैसे सकते हैं। दोस्तों इसको टैक्स को बचाने के ऊपर भी न्यू प्रोविजंस में कुछ क्लैरिफिकेशन की नीड थी जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि आप जब कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, जैसे घर बेचा, प्लॉट बेचा, तो बदले में अगर आप नया घर ले लेते हो, नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हो एक स्पेसिफाइड टाइम में। स्पेसिफाइड टाइम क्या होता है? जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है प्रॉपर्टी की, वहां से 2 साल आगे, फ्यूचर में 2 साल या 1 साल पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले लेते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपको 3 साल का टाइम मिलता है। मतलब आज अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वहां से आगे 3 साल तक मैं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश कर देता हूं तो उस केस में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों 2 सेक्शन होती है, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, अगर आपने कोई घर बेचा है, तो उस केस में आपको सिर्फ कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है। कैपिटल गेन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो एग्जांपल था जिसमें हमने 18 लाख रुपए की फ्लैट को बेचा था। अब वो मेरा रेसिडेंशियल होम है, फ्लैट में 18 लाख रुपए में मैंने बेचा और मेरी जो इंडेक्स वाले प्रोविजन में जो मेरी कैलकुलेशन थी उसमें 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स मुझे हो रहा था। तो केवल 3 लाख रुपए जो गेन अमाउंट है, कैपिटल गेन का जो अमाउंट है, अगर मैं 3 लाख रुपए किसी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरे 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन पे जो टैक्स बनता है वो माफ हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी सेक्शन होती है 54F, वो दोस्तों अप्लाई होगी अगर आपने घर के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेची है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने घर के अलावा प्लॉट बेचा है, खाली प्लॉट बेचा है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड बेचा है, तो उस केस में सेक्शन 54F अप्लाई होती है। और उस केस में आपने जितने का टोटल सेल वैल्यू है, जितने की वो एसेट बेची है, फॉर एग्जांपल फ्लैट की जगह अगर वो प्लॉट होता, शेयर्स होते, म्यूचुअल फंड होते, तो वो मैंने अगर 18 लाख रुपए के बेचे हैं तो अगर उस पर मुझे टैक्स बचाना है तो मुझे पूरे 18 लाख रुपए की नई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी इसी स्पेसिफाइड टाइम में, 2 साल आगे, 1 साल पहले और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूं मैं। तो अगर इस पीरियड में मैंने कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली, वापस आपको नया रेसिडेंशियल घर ही लेना है, तो अगर आपने कोई नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली तो उस केस में फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हो गया कि अगर आप घर बेचते हो तो आपको केवल कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आप घर के अलावा दूसरी एसेट बेचते हो, जमीन बेचते हो, शेयर्स, म्यूचुअल फंड बेचते हो, तो पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा नए घर के अंदर। अब दोस्तों इसमें एक रूल ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिसंबर 2024 में कोई प्रॉपर्टी बेची है। अब ये जो टाइमलाइन होती है ना, 2 साल बाद तक आप नया घर ले सकते हो, 3 साल तक बना सकते हो, तो हो सकता है आपको घर चुनने में, घर को सिलेक्ट करने में टाइम लगे, तो उस पैसे को आप अपने पास नहीं रख सकते। आप उस पैसे को केवल अपने पास रख सकते हो जिस दिन आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे तब तक। तो जुलाई 25 जो डेट होगी, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 हो गया। अब इस 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में आपकी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 को जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तक या तो आपने प्रॉपर्टी ले ली होगी, क्योंकि रिटर्न में आपको बताना पड़ेगा कि आपने नई प्रॉपर्टी ले ली है तो मेरे को टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है और उस अकाउंट में आप उस पैसे को जमा करा सकते हो। जैसे ही आप उस अकाउंट में पैसा जमा कराते हो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले, अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और जब आप प्रॉपर्टी लोगे तो पैसा उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से डायरेक्ट आपके सेलर को दे दिया जाएगा। तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है? बेसिकली अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हो और प्रॉपर्टी नहीं ले पाए हो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो आप पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा सकते हो और उस अकाउंट में पैसा जमा कराने से आपको केवल छूट मिल जाएगी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ध्यान रखिएगा रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, जो भी ड्यू डेट होगी। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार आपने पैसा जमा करा दिया आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें विड्रॉल उसी केस में होगा जब आप प्रॉपर्टी लोगे। लेकिन अगर आप मानते हो कि 2 साल में या 3 साल में प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हो, तो इस अकाउंट में पैसा तभी निकाल पाओगे जब आप इसके ऊपर टैक्स पे कर दोगे। तो अगर प्रॉपर्टी ले ली तो ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं ली तो टैक्स पे करके ही पैसा बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और आप जब प्रॉपर्टी लोगे तो पेमेंट डायरेक्ट आपके जो सेलर है, बिल्डर है, उसको जाएगा, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रोविजन होता है। अब इसमें सर एक मेन इशू जो डाउट आया लोगों के पास, जो बजट 2024 में चेंजेस हुए, कि सर अब 2 रूल्स है, आपने जो 2 कैलकुलेशन बताई, एक विद इंडेक्सेशन वाली और एक विदाउट इंडेक्सेशन वाली। तो विद इंडेक्सेशन जिसमें हमने बेनिफिट लिया, उसमें हमारा कैपिटल गेन 3 लाख का बन रहा था। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन किया तो 15 लाख रुपए बनी, और 18 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए माइनस किए तो विद इंडेक्सेशन मेरा 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको विदाउट इंडेक्सेशन करता हूं सर, तो विदाउट इंडेक्सेशन मेरा 18 लाख रुपए माइनस 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ रहा है। तो सर दोनों कैलकुलेशन में गेन अलग अलग आ रहा है, एक में 3 लाख आ रहा है, एक में 8 लाख आ रहा है। अगर मैं टैक्स बचाना चाहता हूं तो मुझे इन्वेस्ट कितना करना है, री इन्वेस्ट कितना करना है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लोगों के डिफरेंस ओपिनियन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि री इन्वेस्टमेंट आपको केवल विदाउट इंडेक्सेशन के केस में मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें मेरा जो व्यू है, जो मैंने लॉ को समझा है, उसके हिसाब से मेरा व्यू ये है कि आप दोनों प्रोविजन में जो आपको बेनिफिशियल है, तो मैं कहूंगा अगर मान लो आपको विद इंडेक्सेशन के केवल केस में केवल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जिसमें आपको फायदा है। तो फायदा मुझे पुराने रूल्स में है जिसमें मुझे केवल 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में मैं 3 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर देता हूं तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा। इसमें दोस्तों अगर आप देखें जनरल, अगर अपन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पुरानी रिजीम में जो पुराना टैक्स का स्ट्रक्चर था उसमें हमें इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, पूरा टैक्स बचाना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, टैक्स की जो कॉस्ट है, कैपिटल गेन जो टैक्स है वो आपका कम बनेगा, तो कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो दूसरी वाली स्कीम है जिसमें हमें सिविल 12.5% टैक्स देना होता है, वो स्कीम वहां अच्छी है जहां हमें टैक्स पे करना है ना। लेकिन कुछ केसेस में दोनों स्कीम में डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि कईयों की कॉस्ट अलग होती है, सेल प्राइस अलग होता है, कई लोगों का कैपिटल गेन ज्यादा बनता है। तो उसके लिए आप एक कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करवा सकते हैं किसी सीए से, और उसके बाद में आप चूज कर सकते हैं कौन सा बेनिफिट है आपके लिए और कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। इसमें दोस्तों मैं 1-2 डाउट और आपके क्लियर करना चाहूंगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम जो नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्या वो हम होम लोन से ले सकते हैं। होम लोन से सर आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है वही पैसा आप यूज में लें, कई केस लॉ हो चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जिसके नाम से आपने प्रॉपर्टी बेची है आप उसी नाम से नई प्रॉपर्टी लें, अदरवाइज कई बार डिस्प्यूट आ जाता है। जैसे मेरे फादर ने प्रॉपर्टी बेची और नई प्रॉपर्टी में मेरे बच्चों के नाम से ले रहा हूं, तो उस केस में कई बार डिस्प्यूट आ जाता है। तो नाम सेम रखें, जिसके नाम से प्रॉपर्टी बेची है उसी के नाम से नई प्रॉपर्टी ले। होम लोन से आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले सकते हो दोस्तों। और किस दिन माना जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में घर लिया है, री इन्वेस्ट किया है, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट को मान लिया जाता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है और आपके ऊपर लग गया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की। और दोस्तों जिन्होंने प्रॉपर्टीज 2024 में सेल की है, 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है, उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट जुलाई 2025 है। तो आपको रिटर्न फाइल करनी है और एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। तो ध्यान रखिएगा, या तो प्रॉपर्टी ले लेनी है आपको, या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना है। कुछ क्वेश्चंस है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।